पिछली क्लास की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रतिनिधि सभा के अधिकारों और शक्तियों के विषय में जानेंगे। पिछली क्लास में आपने उसका गठन देखा था कि कैसे वो गठित होती है, उसकी सदस्य संख्या क्या है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल क्या है, अधिवेशन कब होता है और सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जहां तक उसके अधिकारों की बात है, प्रतिनिधि सभा दुनिया का सबसे दुर्बल प्रथम सदन कही जाती है। यानी दुनिया का कोई भी पहला सदन, संसद का या विधायिका का पहला सदन शक्तियों की दृष्टि से इतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिकी प्रतिनिधि सभा है। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार शासन के तीनों अंगों को गठित किया गया है, एक दूसरे से स्वतंत्र बनाया गया है। यदि संसदीय शासन होता है तो कार्यपालिका संसद के पहले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन है, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई उत्तरदायित्व का भाव नहीं है। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण। इसलिए पहला सदन अमेरिका में कमजोर बनकर रह गया है। न केवल दुनिया के अन्य प्रथम सदनों के मुकाबले इसकी शक्तियां कम है, बल्कि स्वयं अमेरिका की कांग्रेस का जो दूसरा सदन है, सीनेट, उसके मुकाबले में भी इसकी शक्तियां कम है। शायद संविधान निर्माता यही चाहते थे कि सीनेट ज्यादा शक्तिशाली बने, इसीलिए उन्होंने जब सीनेट का उल्लेख किया, कांग्रेस का उल्लेख किया, तो सीनेट का नाम पहले लिखा और प्रतिनिधि सभा का नाम बाद में लिखा। ये अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो विश्लेषक ये कहते हैं कि ऐसा जानबूझकर संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया, क्योंकि वो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट को केंद्र बनाना चाहते थे, न कि प्रतिनिधि सभा को। तो ये कुछ वजहें हैं, कुछ कारण हैं जो प्रतिनिधि सभा को एक कमजोर सदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर भी कमजोर सदन होने के बावजूद उसकी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है। कौन सी शक्तियां हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले, चूंकि वो एक विधायी सदन है, विधायी संस्था है, इसलिए विधान निर्माण के क्षेत्र में उसको संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघात्मक व्यवस्था है अमेरिका में, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो जो विषय केंद्र सरकार के पास है, जैसे सुरक्षा, आयकर, गुप्तचर सेवा, ये सब, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है। और कांग्रेस जब कानून बनाती है तो इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में दोनों ही सदन समान रूप से भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन और भारत जैसे देश में कानून बनाने के संबंध में भारत में लोकसभा को निर्णायक अधिकार प्राप्त है और ब्रिटेन में कॉमन सभा को निर्णायक अधिकार प्राप्त है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जब तक कोई विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं हो जाएगा,
तब तक वो कानून नहीं बन सकता। दोनों सदनों का समान रूप से सहमत होना जरूरी है। भारत में क्या होता है कि अगर राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं है तो वो 6 महीने तक उसे रोके रख सकती है, साधारण विधेयक को। 6 महीने बाद लोकसभा दोबारा से उसे पारित करके कानून का रूप दे सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। जब तक प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही किसी विधेयक को अपने बहुमत से पारित नहीं करेंगी, तब तक वो विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। तो समान अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को। यहाँ पर प्रतिनिधि सभा की स्थिति किसी भी दृष्टि से मजबूत नहीं है। दूसरे, जहां तक संविधान संशोधन की बात है, संशोधन की प्रक्रिया में भी प्रतिनिधि सभा के द्वारा सीनेट के साथ ही भाग लिया जाता है। यहां भी उसको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी अमेरिकी संविधान में कोई भी संशोधन का प्रस्ताव तभी आगे बढ़ सकता है जब कांग्रेस के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दे। चूंकि अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है, इसलिए सिर्फ कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव से ही संविधान में संशोधन नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की भी जरूरत होती है। तभी संविधान में कोई संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन की शक्ति में भागीदार है सीनेट और राज्यों की विधान सभाएं। यानी संविधान संशोधन के क्षेत्र में भी प्रतिनिधि सभा की स्थिति बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तीसरे, वित्तीय अधिकारों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक तौर पर हमें लगता है कि संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधि सभा को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, क्योंकि कोई भी वित्तीय विधेयक पहले प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, सीनेट में नहीं। जैसा कि अमूमन सभी देशों में होता है। जो पहला सदन होता है वो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें आते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि देश के वित्त पर, सार्वजनिक वित्त पर जो जनता द्वारा टैक्स प्राप्त करके कोष का निर्माण किया जाता है, राजकोष का निर्माण किया जाता है, उस राजकोष पर जनप्रतिनिधियों का ही नियंत्रण होना चाहिए। ये सोचकर ये अधिकार प्रथम सदन को प्रदान किया गया है सभी देशों में। लेकिन ऐसा सिर्फ विधेयक के प्रस्तावित करने की दृष्टि से ही ये बात महत्वपूर्ण बनती है। विधेयक के प्रस्तावन के अलावा वित्त विधेयक पर प्रतिनिधि सभा को और कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत और ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं कि कोई वित्त विधेयक एक निश्चित अवधि तक दूसरे सदन के द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और उस निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद प्रथम सदन अकेले ही उस वित्त विधेयक को कानून का रूप दे देता है। भारत में राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोके रख सकती है और ब्रिटेन में कॉमन सभा केवल 1 महीने तक किसी वित्त विधेयक को अपने पास रोके रख सकती है। ये समय बीतने के बाद ब्रिटेन में कॉमन सभा और भारत में लोकसभा अकेले ही वित्त विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देती हैं। उसके लिए दोबारा दूसरे सदन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वित्तीय मामले में भी प्रतिनिधि सभा की स्थिति कमजोर है दुनिया के अन्य प्रथम सदनों के मुकाबले में। और केवल प्रथम सदन के मुकाबले में ही नहीं, बल्कि स्वयं उसकी जो समान पदीय संस्था है सीनेट, जो दूसरा सदन है अमेरिका में, उसको इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। क्योंकि सीनेट
किसी भी वित्तीय प्रस्ताव में, किसी भी वित्तीय विधेयक में संशोधन कर सकती है और बिना उसकी सहमति के वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता, कानून का रूप नहीं ले सकता। हालांकि अमेरिका में जो वार्षिक बजट होता है वो बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है। बिना कांग्रेस द्वारा पारित किए सरकार को सरकारी खजाने से धन खर्च करने की इजाजत नहीं मिलती और अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस कार्यपालिका के कार्य संचालन को प्रभावित कर सकती है। वो ये कह सकती है कि हम इस कार्य के लिए इतने धन का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, बजट को पारित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था यहां भी दिखाई देती है कि कांग्रेस कैसे राष्ट्रपति को या कार्यपालिकीय विभागों को, उनके कार्य संचालन को प्रभावित करती है, कैसे उन्हें नियंत्रित करती है। तो विधायी अधिकारों की दृष्टि से, संविधान संशोधन की दृष्टि से और वित्तीय अधिकारों की दृष्टि से प्रतिनिधि सभा सीनेट के मुकाबले एक कमजोर सदन है। एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभा को संविधान निर्माताओं ने दिया है, वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में प्राप्त अधिकार। वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं होता, जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए चुन सकती है। जिन 3 उम्मीदवारों को निर्वाचक मंडल का सबसे ज्यादा वोट प्राप्त है, उन 3 उम्मीदवारों में से किसी भी एक को अटेंडम प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर सकती है। किस स्थिति में? जब किसी भी कैंडिडेट को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो प्रतिनिधि सभा के पास है। हालांकि ऐसे अवसर कम ही आते हैं कि प्रतिनिधि सभा को अपनी इस शक्ति का प्रयोग करना पड़े। कार्यपालिका संबंधी अधिकार भी कुछ प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा प्रतिनिधि सभा को, क्योंकि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के तहत विधायिका यानी कांग्रेस कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य इन शक्तियों के माध्यम से करती है। कौन से कार्यपालिकीय अधिकार उसे प्राप्त हैं? एक महत्वपूर्ण अधिकार जो आमतौर पर किसी भी देश में कार्यपालिका को प्राप्त होती है, वो अधिकार अमेरिका में संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस को प्रदान किया है और इस अधिकार का प्रयोग दोनों सदन मिलकर करते हैं। ये अधिकार है युद्ध की घोषणा करने का अधिकार। अमेरिका किसी देश के साथ युद्ध में संलग्न होगा या नहीं होगा, इस बात का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के दोनों सदन अपनी बैठकों में ये तय करते हैं कि किसी देश के साथ अमेरिका युद्ध की घोषणा करेगा या नहीं करेगा, युद्ध की नीति पर चलेगा या नहीं चलेगा। इसके साथ साथ प्रतिनिधि सभा अपने स्थायी और विशेष समितियों के द्वारा, प्रतिनिधि सभा समितियों के माध्यम से कार्य करती है। बहुत सारी समितियां गठित की जाती हैं उसके द्वारा, जिनमें से कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ विशेष समितियां होती हैं जो विशेष मामलों को निपटाने का कार्य करती हैं। तो इन समितियों के माध्यम से प्रतिनिधि सभा संघ सरकार के प्रशासन और संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है।
जांच के अधिकार के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। यहां भी चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कार्य कर रहा है कि कांग्रेस कैसे प्रशासन को, राष्ट्रपति को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को नियंत्रित करती है अपनी इन जांच परख कार्यवाहियों के माध्यम से। न्यायिक क्षेत्र में भी उसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं प्रतिनिधि सभा को, जैसे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य संघीय अधिकारियों तथा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्तावित करती है। अगर प्रतिनिधि सभा को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या अन्य कोई संघीय अधिकारी संविधान का पालन नहीं कर रहा है, देशद्रोह के कार्यों में संलग्न है, तो वो उसके विरुद्ध महाभियोग का आरोप तैयार करती है, महाभियोग का प्रस्ताव लाती है। यदि उसके द्वारा दुराचरण किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, भ्रष्ट आचरण किया जा रहा है, देशद्रोह की गतिविधियों में भाग लिया जा रहा है, प्रतिनिधि सभा केवल प्रस्ताव लाती है महाभियोग का। इस प्रस्ताव की जांच करने का अधिकार सीनेट का है। प्रतिनिधि सभा जो आरोप लगाती है इन अधिकारियों पर महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से, सीनेट उन आरोपों की जांच करती है कि प्रतिनिधि सभा ने संबंधित अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कहां तक सही है। अगर उसे लगता है कि ये आरोप सही है और वो 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, महाभियोग प्रस्ताव को, तो संबंधित अधिकारी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था वाटरगेट कांड के संदर्भ में कि राष्ट्रपति भवन के टेलीफोन की टेपिंग की जा रही थी, रिकॉर्डिंग की जा रही थी राष्ट्रपति के निर्देश पर। टेलीफोन की रिकॉर्डिंग करना अमूमन गैर कानूनी होता है, लेकिन ये गैर कानूनी कार्य किया जा रहा था अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के निर्देश पर। तो इस आधार पर प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित होता, सीनेट इस पर मुहर लगाती, उससे पहले ही निक्सन ने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये न्यायिक अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त है, जिसका प्रयोग वो सीनेट के साथ मिलकर करती है। यहां भी उसका अधिकार निर्णायक नहीं है। निर्णायक अधिकार किसके पास है? सीनेट के पास है, क्योंकि सीनेट जब तक उस आरोप की जांच करके उसको पुष्टि नहीं प्रदान करेगी, तब तक ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। प्रतिनिधि सभा तो केवल महाभियोग का प्रस्ताव लाने का अधिकार रखती है। इसके आगे के सारे अधिकार सीनेट के पास सुरक्षित हैं। कुछ अन्य शक्तियां भी प्रतिनिधि सभा को संविधान ने प्रदान की हैं, जैसे प्रतिनिधि सभा को अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है। वो ऐसे किसी भी सदस्य को दंडित कर सकती है जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचती हो। अगर कोई सदस्य उदंडता का बर्ताव करता है, सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो प्रतिनिधि सभा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। इसके साथ साथ प्रतिनिधि सभा कैसे उसका संचालन होगा, क्या कार्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके विषय में प्रतिनिधि सभा स्वयं नियम बनाती है। कोई और संस्था नहीं है जो इसके विषय में नियम बनाए, या संविधान में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है
कि प्रतिनिधि सभा की कार्यवाहियों का संचालन कैसे होगा। इस विषय में नियम बनाने का अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्रदान किया गया है। साथ ही वो अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित कर सकती है और उनके चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय भी उसी के द्वारा किया जाता है। अगर किसी सदस्य के चुनाव को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायालय उसका निर्णय नहीं करता, उसका निर्णय स्वयं प्रतिनिधि सभा करती है। और अगर सदन किसी भी सदस्य के अगेंस्ट में बहुमत के आधार पर दोषी पाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से प्रतिनिधि सभा को संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो हम कह सकते हैं कि साझेदारी वाले अधिकार हैं। निर्णायक अधिकार उसको किसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं है। उसके सभी अधिकारों की साझेदार कौन है? सीनेट है। क्योंकि बिना सीनेट की सहमति के, बिना उसके सहयोग के प्रतिनिधि सभा किसी भी कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। सिवाय वित्तीय विधेयक के प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित होने के अधिकार को छोड़ दें अगर हम, तो किसी भी क्षेत्र में उसे निर्णायक अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधि सभा शक्तियों की दृष्टि से न केवल सीनेट की तुलना में कमजोर है बल्कि दुनिया के सभी विधानमंडलों की प्रथम सदनों की तुलना में कमजोर है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, भूतपूर्व सोवियत संघ, इन सभी देशों में विधायिका के प्रथम सदन की स्थिति बहुत अच्छी है अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के मुकाबले। ब्रिटेन में तो जिस संसदीय संप्रभुता की बात कही जाती है, व्यवहार में वो संप्रभुता कॉमन सभा की संप्रभुता है, पहले सदन की संप्रभुता है। और भारत में भी हम देखते हैं कि संसद का तात्पर्य लोकसभा ही हो गया है, क्योंकि लोकसभा को ही निर्णायक अधिकार प्राप्त है। स्विट्जरलैंड के संविधान में यद्यपि संविधान निर्माताओं ने दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन व्यवहार में वहां भी प्रथम सदन दूसरे सदन से ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। तो रास्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित है नितांत असफल रही है और उसकी इस दुर्बलता के लिए अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र में प्रथम सदन के रूप में उसे एकाधिकार प्राप्त न होना और कानून बनाने के क्षेत्र में सीनेट को बराबर का महत्व प्रदान किया जाना, साथ ही सीनेट को संविधान ने जो विशेष कार्यपालिकीय शक्तियां सौंपी हैं, ये सब उत्तरदायी हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के लिए। साथ ही उसका छोटा कार्यकाल, विशाल आकार, ये भी उसको कमजोर बनाते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल किसी भी विधायी संस्था के लिए उसकी अपनी शक्ति के प्रयोग की दृष्टि से, शक्ति के प्रदर्शन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता। ये स्थिति प्रतिनिधि सभा के साथ है। जब तक वो अपने कामकाज को समझ पाती है तब तक उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जल्दी जल्दी चुनाव होने की वजह से सदस्यों का ध्यान भी चुनाव पर ज्यादा रहता है, न कि उसकी कार्यवाहियों पर। तो इन सब कारणों ने मिलकर प्रतिनिधि सभा को दुर्बल बनाने का कार्य किया है और वो एक दुर्बल सदन के रूप में हमारे सामने आई है। तो ये थी प्रतिनिधि सभा।